हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन में नीरज। इसमें मैं क्वेश्चंस आपके लिए बायोलॉजी के लेके आई हूँ। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो आपकी थोड़ी सी लेवल अप होंगी। इजी क्वेश्चंस नहीं लाई हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चंस इतने पूछता नहीं है एमसीबीएसई नर्सिंग में, लेकिन इतने भी हार्ड नहीं पूछता है कि उनके आंसर्स आप ना दे सकूँ। अगर आपने क्लास 12th की बायोलॉजी अच्छे से कर रखी है और 11th की भी कर रखी है कुछ चैप्टर्स उसके, तो आप इजीली इसमें स्कोर कर पाओगे। जैसे कि जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में, और ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में। स्पेशली उन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। और 12th का पोर्शन ज़्यादा पढ़ के जाना, मैं सच्ची बताऊँ तो, ठीक है, क्योंकि उसी में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अनवाइंडिंग डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। इनमें से पूछ रहा है आपसे कौन सा एंजाइम होता है जो डीएनए को, जब हम रेप्लिकेशन करवाते हैं डीएनए का, मतलब डीएनए से हम क्या बनाते हैं, डीएनए सबसे पहले क्या बनता है, हमारा आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ये चीज़ें, ये सीक्वेंस रहता है हमारा किसका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो करने का। जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है वो डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन जो है वो हमारा एक सेंट्रल डोग्मा था, सेंट्रल डोग्मा, इसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। ठीक है, और इसको दिया था, किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। किसने दिया था, क्रिक ने दिया था। ये सेंट्रल डोग्मा और क्रिक ने दिया था, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी अगर हम बात करें कि इसमें जो प्रोसेस होती है वो किसके थ्रू आरएनए बनता है, किसके थ्रू प्रोटीन बनती है, तो डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बनता है और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनाना। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनाना मतलब रेप्लिका। आपने सुना होगा कि कॉपी, किसी भी चीज़ की कॉपी या फिर रेप्लिका निकाल दो, इसकी बोलते हैं ना, हम साइबर के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि भैया इसकी रेप्लिका निकाल दो हमारे लिए, मतलब कॉपी बनाना है हमें डीएनए की। ठीक है, तो उसको अनवाइंड करने के लिए कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है हमारा हेलिकेज एंजाइम। आंसर याद रखना है बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट इज। आपको प्राइमरी एक्सेप्टर बताना है C4 प्लांट्स में CO2 का, तो वो क्या होता है, हमारा PEP होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो बार बॉडी रिप्रेजेंट करती है, तो बार बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है ये आपको बताना है। तो बार बॉडी रिप्रेजेंट करती है आपकी इनएक्टिव X क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या क्या करती है रिप्रेजेंट, इनएक्टिव X क्रोमोसोम। बार बॉडी आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल में मिलेगी, मेल्स में कोई बार बॉडी नहीं मिलती है। इसीलिए हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, अगर एक्सरे होता है तो अगर बार बॉडी मिल जाती है एम्ब्रियो में या फिर जायगोट में, तो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये फीमेल बॉडी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। इसमें कह रहा है आपसे कि विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। तो आपको पूछ रहा है कि कौन सी ब्लड वेसल है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग टू द हार्ट, लंग से हार्ट की तरफ। तो वो कौन है, हमारी पल्मोनरी वीन्स होती हैं। जो पल्मोनरी का मतलब होता है बेटा लंग से, अगर पल्मोनरी आपसे बोल रहा है वो, तो लंग आपको रिलेट करना है कि लंग से आने वाली जो वेन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। इसमें कह रहा है आपसे कि द हार्मोन सिक्रीट बाय कॉर्पस ल्यूटियम इज। कॉर्पस ल्यूटियम से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, तो सबको पता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है जो कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। और अगर नहीं होता है तो हमारा कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट हो जाता है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो वो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हमारा ये है, द लैक ऑपरेन इज एसोसिएटेड विद। लैक ऑपेरॉन किससे एसोसिएटेड होता है ये आपको बताना है। प्रोटीन सिंथेसिस से, जीन रेगुलेशन बैक्टीरिया से, डीएनए रेप्लिकेशन से, या फिर सेल डिवीजन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीन रेगुलेशन बैक्टीरिया। ये लैक ऑपेरॉन आपका जेनेटिक से ही है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी थायरॉयड लिम्फॉइड ऑर्गन, सॉरी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राइमरी कौन से होते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन से होते हैं। ठीक है, और फिर आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेकेंडरी कौन होते हैं। तो थाइमस और जो बोन मैरो होते हैं ये हमारी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, और बाकी बचे वो किस, वो बचेंगे, वो हमारे बचेंगे किसमें, सेकेंडरी में। तो स्प्लीन हमारा सेकेंडरी हो जाएगा। और रेड बोन मैरो और वाइट बोन मैरो के दो टाइप होते हैं, रेड और वाइट। तो रेड बोन मैरो बोलते हैं या फिर वाइट बोन मैरो बोलते हैं, वो सारा आपके किस में जाएगा, बोन मैरो में ही जाएगा। याद रहेगा आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, स्प्लीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपसे बोल रहा है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूस क्या करता है, तो 1 ATP, 2 ATP, 4 ATP या फिर 8 ATP। तो कितने करता है, हमारी
बी 2 ATP को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपसे बोल रहा है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग। क्रॉसिंग ओवर्स कहाँ होती है, तो ये आपसे पूछ रहा है जाइगोटीन में होती है, पेकाइटिन में होती है, लेप्टोटीन में होती है या फिर डिप्लोटीन में होती है। ये हमारा जो मियोसिस होता है, आपने आई थिंक 11th क्लास पढ़ी होगी, तो मियोसिस जो फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट में ये आपकी सारी स्टेजेस हैं, जैसे मैंने याद किया है उनको, लता ज़रा पानी दे दो, ठीक है। तो टीन वाली चीज़ें पहले आ जाएंगी, जैसे लेप्टोटीन पहले आ जाएगा, लेप्टोटीन पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा आपका, फिर आपकी जाइगोटीन आ जाएगा, जाइगोटीन पहले आ जाएगा, फिर पेकाइटिन आपका पहले आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका डिप्लोटीन। तो टीन वाली चीज़ें पहले आ जाएंगी, देन उसके बाद में आपका काइनेसिस आ जाएगा, ठीक है, फिर डाइकाइनेसिस। ये आपसे सीक्वेंस भी पूछ सकता है और आपसे पूछ भी सकता है कि मियोसिस फर्स्ट में जो हमारे सेल डिवीजन होती है तो कौन सी स्टेज में होती है, सीक्वेंस आ सकता है आपका। तो लता ज़रा पानी दे दो, ये मेरी ट्रिक नहीं है, मैंने जैसे याद किया है वैसे मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ से मैंने याद किया वहाँ से आपको बता दिया मैंने, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होती है बेटा वो हमारी सॉरी कह रही हूँ, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पेनक्रियाटिन पेकाइटिन से होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है कैन क्रॉस द प्लासेंटा, जो क्रॉस कर देती है प्लासेंटा को, तो वो होता है हमारा IgG, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए प्लासेंटा या फिर प्रेगनेंसी पूछा जाए कि प्रेगनेंसी में कौन सी होती है, तो प्रेगनेंसी में भी आपकी जी आ रही है, तो उसमें भी क्या हो जाएगा, इम्यूनोग्लोबुलिन जी हो जाएगी प्रेगनेंसी में। IgA किसमें मिलती है, IgA आपका जो फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस करती है फीमेल, मदर फीमेल, ठीक है, उसमें उसको बोलते हैं हम कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम में आपका IgA मिलता है। IgD और IgA आप पता करना। IgE आपकी एलर्जिक होती है, जो एलर्जीज हो जाती हैं, एलर्जी में कौन सी मिलती है, एलर्जी में IgE काम करती है एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये आपको मैंने 3 बता दिए क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, कह रहे हैं आपसे द बंडल ऑफ हिज इज एसोसिएटेड विद, जो हमारे बंडल ऑफ हिज होते हैं वो कहाँ से एसोसिएटेड होते हैं, तो बंडल ऑफ हिज आपके मिलते हैं हमें कार्डियक कंडक्शन सिस्टम में। इट मीन्स मतलब कि हम हार्ट में इनको पता करते हैं, हार्ट में मिलते हैं हमें। तो हार्ट में हमें, हार्ट को क्या बोलते हैं हम, कार्डियक बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट कहलाते हैं, वैसे ही हार्ट से रिलेटेड है ये। तो ऑप्शन सही सी आपका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं आपसे द जेनेटिक कोड इज, जेनेटिक कोड क्या है आपको ये बताना है। यूनिवर्सल एंड डिजनरेट होता है, एम्बिग्युअस होता है, ओवरलैपिंग होता है या स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। तो जेनेटिक कोड क्या होता है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, यूनिवर्सल एंड डिजनरेट होता है, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कह रहा है आपसे कि विच प्लांट हार्मोन इज नॉन एज द स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन हमारा होता है ABA हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एब्सिसिक एसिड, याद रखना है। साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, प्लांट्स में सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और बाकी जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है, और ऑक्सिन क्या करता है, ये आपको बताना है। ऑक्सिन आपको टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम पे मिलेगा देखने को, जो ग्रोथ करवाता है। और जिब्रेलिन हमारा जो होता है, जिब्रेलिन क्या करवाता है, जिब्रेलिन हमारा करवाता है कि जो ग्रोथ होती है बीच की इंटरनोड्स की, उसको ग्रो करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इवोल्यूशन डज नॉट अकर व्हेन, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार आपको बताना है कि इवोल्यूशन कैसे नहीं हो सकता है। तो हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन होती है म्यूटेशन अकर्स होता है, माइग्रेशन अकर्स होता है, फिर पॉपुलेशन इन इनफाइनाइटली लार्ज एंड रैंडम मैटिंग अकर्स, या फिर नेचुरल सिलेक्शन एक्ट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा, आप जरा बताइए, म्यूटेशन अगर होगा ओनली सिर्फ, या फिर माइग्रेशन अकर्स होगा ओनली। तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल हमारा आता है पॉपुलेशन इन इनफाइनाइटली लार्ज एंड रैंडम मैटिंग अकर्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट ड्यू टू, क्यों होता है राइट डायरेक्शन में शिफ्ट और लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट। तो सबसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो हमारा राइट डायरेक्शन में क्यों शिफ्ट होता है, लो CO2 की वजह से, हाई pH की वजह से, या फिर हाई CO2 कंसनट्रेशन की वजह से, या फिर लो टेम्परेचर की वजह से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, हाई CO2 कंसनट्रेशन की वजह से हमारा जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं आर ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से होते हैं? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारे कहाँ से ऑब्टेन होते हैं बताइए ज़रा मुझे। वायरस से, फंजाई से, बैक्टीरिया से या फिर एल्गी से। तो कहाँ से होते हैं? वो हमारे बैक्टीरिया से होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। आपने एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा होगा जिसका नाम है एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो क्या करता है, डीएनए के जो एंड होते हैं बीच में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से वहाँ पे कट मार देता है, और जिससे कि हम हेल्प कर पाते हैं किसको? स्टिक कराने में। अब जो दूसरे डीएनए की स्टैंड है उसको स्टिक कराने में हेल्प करते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सीजर बोलते हैं, मॉलिकुलर सीजर। ठीक है, मॉलिकुलर सीजर्स बोलते हैं। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स को, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मॉलिकुलर सीजर्स कौन से होते हैं, तो एंडोन्यूक्लियस आपका मॉलिकुलर सीजर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कह रहा है आपसे विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ हमें हो जाती है? तो वो हमें क्या हो जाती है? डायबिटीज़ मेलाइटिस, डायबिटीज़ इंसिपिडस, या फिर एडिसन डिजीज़, या फिर गोइटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आपका डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। डायबिटीज़ आपकी दो टाइप की होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसिपिडस। तो दोनों ही आप एक बार चेक कर लें क्या होती हैं। डायबिटीज़ मेलाइटिस और इंसिपिडस हमारी कोई होती हैं जो जिसमें हमारी जो शुगर होती है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हो जाती है, और एक होती है जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ह्यूमन्स इज, क्या होता है? तो सबको पता है, एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब देखो, यूट्रस में इम्प्लांट होता है हमारा जायगोट या एम्ब्रियो बोलो। ठीक है, एम्ब्रियो हमारा इम्प्लांट हो जाता है किसमें? यूट्रस में। और सर्विक्स के थ्रू और वजाना के थ्रू तो हमारे स्पर्म जाते ही हैं फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। अब बच्चा कौन सा रीज़न जहाँ पे हमारी साइट होती है फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो फैलोपियन ट्यूब में, या फिर इसको दूसरा नाम इसका ओविडक्ट भी है बेटा, कन्फ्यूज़ मत होना, ओविडक्ट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओविडक्ट में क्या जाता है हमारा? एम्पुला रीजन होता है। ओविडक्ट में 3 रीजन होते हैं फैलोपियन ट्यूब के, एम्पुला, इस्थमस, एम्पुला और इन्फंडिबुलम। तो एम्पुला रीजन में हमारा मेजर साइट होता है जहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम, केल्विन साइकिल अकर्स इन, कहाँ पे अकर होती है केल्विन साइकिल? गिरेना में, स्ट्रोमा में, या फिर थैलेकोइड मेम्ब्रेन में, या फिर साइटोप्लाज्म में। तो केल्विन साइकिल हमारी कहाँ होती है? स्ट्रोमा में अकर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहा है RH इनकम्पेटिबिलिटी में लीड टू, क्या कर सकती है RH इनकम्पेटिबिलिटी? अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी आपको हो जाती है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव, जिन व्यक्तियों के ब्लड ग्रुप में RH प्रेजेंट होता है तो वो प्रेजेंट है, RH पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर जिनके में एब्सेंट है तो वो RH नेगेटिव हो जाता है। तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप प्लस 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 होता है, जैसे A+, B+, AB+, O+, उनके पास में RH फैक्टर प्रेजेंट होता है, और जिनके पास में नेगेटिव होता है जैसे A-, B-, ठीक है, और AB-, इनके पास में हमारा जो RH फैक्टर होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। और ये RH कहाँ से आया था? एक रीसस मंकी था, वहाँ से ये RH को उठाया था, जो प्रेजेंट था जिसमें वो उसमें प्लस आ रहा था, जिसमें नहीं था वो एब्सेंट आ रहा था। तो 80% जो आपके ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनमें आपको RH प्रेजेंट मिलेगा। ठीक है, उनके ब्लड ग्रुप में आपको RH प्रेजेंट मिलेगा। जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप होता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, तो 80% ऑफ पॉपुलेशन में आपको जो RH ग्रुप होता है वो प्रेजेंट रहता है, याद रखना है। बाकी 20% में नेगेटिव रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनकम्पेटिबल में लीड टू क्या कर सकता है? अगर इनकम्पेटिबल हो जाता है तो आपको हो जाएगा इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी मैं आपको केस बता दे रही हूँ कि इसमें क्या होता है, अगर कोई भी फीमेल जो होती है उसका मान के चलते हैं AB नेगेटिव ब्लड था और उसकी शादी हो जाती है AB पॉजिटिव वाले व्यक्ति से शादी हो जाती है। ठीक है, तो उसका जो पहला बच्चा आएगा वो तो नॉर्मल होगा, फर्स्ट चाइल्ड उसका नॉर्मल होगा। ठीक है, लेकिन उसका सेकंड बच्चा कभी हो ही नहीं पाएगा, वो कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाएगी सेकंड बच्चे में, अगर सही डॉक्टर के पास में नहीं जाती हो और सही डॉक्टर उसको एंटी इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटिस वाला इंजेक्शन नहीं देता है तो। ठीक है, तो होता क्या है आपको याद रखना है एक चीज़, अगर RH इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है किसी बच्चे में तो और वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही उसकी मदर, उससे बच्चा उसका ख़त्म हो जाता है अंदर ही अंदर, तो उसको क्या करना पड़ता है? तो हमें इसीलिए कहते हैं कि शादी से पहले हमें ब्लड ग्रुप चेक करवाना है बच्ची का कि वो नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव है, नेगेटिव तो नहीं है। तो अगर आपको याद रखना है कि RH नेगेटिव अगर कोई व्यक्ति है, मतलब फीमेल है और जिससे शादी हो रही है, तो शादी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसका भी और बच्ची का भी। ठीक है,
और अगर से आपसे पूछा जाए कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस जो होता है वो किस वजह से होता है, तो प्रेगनेंसी में फीमेल कैसी हो जाती हैं, थोड़ी नेगेटिव हो जाती हैं। नेगेटिव का मतलब कि थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती हैं कि अरे मैंने कुछ कर दिया उल्टा सीधा तो बच्चा गिर सकता है, ये वो। तो इसलिए आपको AB नेगेटिव या फिर ब्लड ग्रुप नेगेटिव याद रखना है, ठीक है। ये केस है 11th क्लास का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, विच नाइट्रोजनस वेस्ट इज एब्सेंट इन RNA। RNA में कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होता है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो हमारा कौन सा नहीं होता, थायमीन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्यों सही होगा, क्योंकि जो हमारा वो होता है, ऑप्शन नंबर डी सही क्यों होगा मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि जो हमारा DNA होता है, DNA में जो नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं, N और B लिख दे रही हूँ मैं सीधे, वो होते हैं एडनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन और थाइमिन, ठीक है। और अगर हम RNA की बात करेंगे तो RNA में A, G, C एज इट इज रहेगा। थाइमिन की जगह पे हमारा क्या हो जाता है, यूरेसिल हो जाता है। तो इसीलिए वो पूछ रहा है कि कौन सा नाइट्रोजनस बेस एब्सेंट होता है RNA में। तो कौन सा होता है, एडनिन है हमारा, देखो है, ग्वाइनिन है, साइटोसिन है, एडनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन है। अब क्या नहीं है, थाइमिन नहीं है हमारा RNA में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल इज क्या होता है। तो वो हमारा होता है, कौन सा हो जाएगा आंसर इसका, C, PGA। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कह रहा है ह्यूमन इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके थ्रू होता है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं वो पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लीवर भी लिख देता है, तो प्लीज़ लीवर में आप कंफ्यूज ना हो। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आपकी पेनक्रियाज में मिलती हैं, और पेनक्रियाज में भी जो बीटा सेल्स होती हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं, और हमारी जो अल्फा सेल्स होती हैं वो हमारी ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करती हैं, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम हो जाता है हमारे बॉडी में तो उसे इंक्रीज़ कर पाती हैं। और अगर ज़्यादा हो जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल तो इंसुलिन जो होता है, बीटा सेल्स हमारी इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं और उसे लेवल मिल जाती हैं, ठीक है। और अगर नहीं लेवल मिला पाती हैं, इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी में नहीं हो पा रहा है रिलीज़, तो हमें डायबिटीज़ हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हम कह रहे हैं कि आपसे पूछ रहा है कि द क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन गैमीट्स इज, द क्रोमोजोम नंबर इन ह्यूमन गैमीट्स, हाँ इज। तो आपसे पूछ रहा है कि ह्यूमन गैमीट जो होते हैं हमारे, उनमें क्रोमोजोम नंबर कितना होता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रही हूँ कि ईच सेल इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 46 क्रोमोजोम एक्सेप्ट आर गैमीट्स। अगर हम अपनी गैमीट्स को छोड़ते हैं तो सारी जो सेल होती हैं हमारी बॉडी में, उनमें 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, मतलब 23 पेयर्स पाए जाते हैं हमारी प्रत्येक सेल में, ठीक है। और अगर नहीं है, और अगर हम गैमीट को छोड़ दें, तो गैमीट को छोड़ के सारी सेल्स में तो डिप्लॉयड सेल्स है हमारी, ऑल सेल्स आर डिप्लॉयड, ठीक है, एक्सेप्ट आर गैमीट्स, ठीक है। ये याद रखना आप। ऐसे कर लेते हैं कि n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हमारे मदर से आए, ये मदर वाली सेल है, और प्लस फादर से भी हमारे n नंबर ऑफ क्रोमोजोम आए। n नंबर ऑफ क्रोमोजोम का मतलब क्या है, यहाँ पे 23 क्रोमोजोम यहाँ पे हैं और 23 क्रोमोजोम यहाँ पे हैं। अब मिलके फ्यूज़ हुआ, फ्यूज़ होकर क्या बना हमारा, जायगोट बना। जायगोट क्या होता है हमारा, डिप्लॉयड होता है। जायगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड मतलब केस में आपको 46 क्रोमोजोम मिलेंगे, मतलब 2n सेल्स बन जाएगी हमारी, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो एक इंडिविजुअल है उसको हम 46 क्रोमोसोम से तौलते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम उसकी पर सेल में मिलेंगे आपको, और वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होता है। सारे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 46 होते हैं। तो इसीलिए अगर हम एक इंडिविजुअल को पता करेंगे, जैसे मैं हूँ, आप हैं, नॉर्मल इंडिविजुअल की बात कर रही हूँ, उसमें 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगर एबनॉर्मल होगा तो कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसे बोलते हैं हम जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये आपकी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा है आपसे, गैमीट हमारे जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और 23 क्रोमोसोम आपको प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे हैप्लॉइड भी लिख देता ना आपको, तो ये भी आपको याद रखना है कि गैमीट क्या होते हैं हमारे, ह्यूमन गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, याद रखना है, ठीक है। और अगर ह्यूमन सेल्स पूछे तो वो डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है, अगर गैमीट की बात ना कर रहा हो तो। और वैसे तो आपको पता ही 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं हमारी पर सेल में, तो हो जाएगा। और पेयर में बोलते तब भी गलत हो जाएगा, 23 ही होना चाहिए सिर्फ गैमीट्स के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कह रहा है आपसे कि विच साइंटिस्ट प्रपोज द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ DNA। सबको पता है वॉटसन क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल, और एक्स रे डिफ्रैक्शन एक आया था जो हमारा दिया था एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम यहाँ पे है नहीं, तो इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगी। आपको सिर्फ याद रखना है कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वो हमारे
क्रिक और वॉटसन ने दिया था, ये याद रखना है आपको। और ये डबल हेलिक्स मॉडल देख कैसे पाए थे कि एक्स रे डिफ्रैक्शन पहले हो चुका था, उसकी डिस्कवरी पहले हो चुकी थी, इसीलिए ये डबल हेलिक्स मॉडल को दे पाए। अदरवाइज अगर वो नहीं आता तो शायद ये भी दे नहीं पाते उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये कह रहे हैं आपसे कि अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ए, अब देखो यहाँ पे सुनना, ब्लड ग्रुप ए की वुमेन है, ठीक है, विमेन क्या है, ब्लड ग्रुप ए की है, मैरी करती है ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति से, ठीक है। व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड हैविंग ग्रुप ओ, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि उसके बच्चे में ओ ब्लड ग्रुप आ जाए। तो देखो इसमें दो केसेस होते हैं आपके, ये आपका जो है ब्लड ग्रुप वाली ये कोडोमिनेंस का है, कोडोमिनेंस एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का ब्लड ग्रुप हमारा, ठीक है। मल्टीपल एलिज्म भी बोल सकते हो, कोडोमिनेंस सबसे ज़्यादा याद रखना, कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो कोडोमिनेंस का मतलब होता है कि अगर हमारे जो जीन्स हैं वो पूरा मिल के काम कर रहे हैं सारे, ठीक है। कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है, मतलब कोडोमिनेंस मतलब साथ में ही शो कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। तो जैसे मान के चलते हैं किसी का वीमेन का ए ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं इनके जीन की, या तो आई ए मिलेगा उसकी जीन पे, ठीक है, और एक और पॉसिबिलिटीज़ होगी आई ए और आई ओ, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी क्या है, उसका पति क्या है, उसका पति है बी ब्लड ग्रुप वाला, तो बी, इस बी में भी सेम होगा, इसमें भी जीन कौन से पाए जाएंगे आपकी आई ए और आई बी आई ओ, यहाँ पे बी करना बेटा, ठीक है, आई बी और आई बी आई ओ, ये दो पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास में। अगर हम आई ए और आई बी वाला लेते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये वाला केस लेते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई भी बच्चा उनका कैसा बने, ओ ब्लड ग्रुप वाला बने। और अगर हम ये वाला लेते हैं तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हाँ हमारे बच्चे जो हो सकते हैं उनके वो ओ ब्लड ग्रुप वाले आ सकते हैं। तो हम ना एक बार पुन्नेट स्क्वायर बना के क्रॉस करवा के देख ले रहे हैं इस वाले का, ठीक है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे एक पुन्नेट स्क्वायर बना रही हूँ जिसमें हम 4 बॉक्सेस का यूज़ करेंगे, ठीक है, और 4 बॉक्सेस का यूज़ करके हम पता लगा लेंगे कि जीन में जिनके बच्चे हैं, आने वाला बच्चे है, उसमें ओ ब्लड ग्रुप आएगा या नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे रखते हैं गैमीट, सबसे पहले यहाँ पे हम मदर के रखते हैं बी वाला और ओ वाला, ठीक है। ओ मतलब 0 समझ लो, यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, और आई ए और आई ओ वाला, ठीक है। अब हम कराते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं उनका। तो अगर हमने क्रॉस करवा दिया इनका, तो क्रॉस करवाने पे हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है आई बी आई ए एक बन गया, फिर आई ए आई इसके साथ में करा दूँ, पहले इसके साथ में कराएंगे फिर इसी का इसके साथ में कराएंगे, तो आई ए और आई ओ, ठीक है, ये मिल गया। अब देखेंगे हम इसका कराएंगे इसके साथ में, तो आई बी आई ओ, ठीक है, और एक और इसके साथ में कराएंगे तो आई ओ और आई ओ। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे ए बी ब्लड ग्रुप वाला एक बच्चा मिला है, एक हमें ए ब्लड ग्रुप वाला मिला है, एक हमें बी ब्लड ग्रुप वाला मिला है बच्चा, और एक हमें ओ ब्लड ग्रुप वाला मिल रहा है, एक हमें क्या मिल रहा है, ओ ब्लड ग्रुप वाला मिल रहा है बच्चा, ठीक है। ये दो बच्चे हमें मिल रहे हैं, ये दो बच्चे मिल रहे हैं हमें। तो हमसे क्या पूछा है उसने, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ब्लड ग्रुप की बनेगी। तो इसमें से 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे 100% हो गए। अब 100% में से इसमें से 25% निकाल लो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले, तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि 25% जो बच्चे हैं वो हमारे ओ ब्लड ग्रुप वाले होंगे। बाकी 75 जो % बच्चे हैं उसमें आपके ए ब्लड ग्रुप वाला भी आ जाएगा बच्चा, बी ब्लड ग्रुप वाला भी आ जाएगा, और ई बी ब्लड ग्रुप वाला भी बच्चा आ जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉच एंड दैट्स इट फॉर टुडे। बाय, टेक केयर। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि क्वेश्चंस कैसे हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं या नहीं हैं, और अगर हेल्पफुल हैं तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँगी। आप प्लीज़ कमेंट करना कि हेल्पफुल है या नहीं है, ठीक है। बाय, टेक केयर।